प्राइवेट जॉब में था उस समय, महाराष्ट्र में था, वहाँ जॉब करता था। तो मुझे तो फ़ोन आया फ़ादर साहब का कि ऐसे-ऐसे करके बेटे को गोली लग गई है, तो आप जल्दी से जल्दी घर आ जाइए। एमएच वाले थे, उन्होंने बताया कि बस यही कह रहा था, इनको जाने मत दो, इनको रोक लो, इनको पकड़ो, इनको मारो, भागने ना दो। मतलब दिमाग में वही सब दिमाग चल में रहा वही था। सब चल रहा था उस समय भी। उसको ये नहीं थी कि मुझे सर मुझे यहाँ चोट गोली लगी है कि लगी है मैं या कहाँ वहाँ हूँ। लगी है कि मैं कहाँ हूँ। सिर्फ एक ही रात ये निकाल पाए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9:15 पे सूचना दे दी कि अब ही इज़ नो मोर। जय हिंद दोस्तों। बात अगर पठानकोट जिले की करें तो बहुत से सैनिक परिवार ऐसे जिनके बेटों ने छोटी उम्र में ही देश पर अपनी जान बलिदान की है। 26 साल की उम्र में सेना मेडल, अशोक चक्र, निशाने खालसा, बलिदान पदक हासिल करने वाले, मरणोपरांत हासिल करने वाले अरुण सिंह जसरोटिया जी के पास, उनके परिवार के पास आज हम पहुंचे हैं। ज़रा याद करो कुर्बानी में आज हम बात करेंगे उनके परिवार से, किस तरह से वो परिवार आज रह रहा है, या फिर सरकारें आज के समय में किस तरह शहीदों के परिवारों के साथ पेश आ रही हैं। हमारे साथ उनके बड़े भाई राकेश सिंह जसरोटिया जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। राकेश जी, सबसे पहले तो आपको, आपके परिवार को सलाम है टीएनएन की तरफ से, क्योंकि एक बहादुर बेटा आपने देश पर कुर्बान किया है। तो क्या कहना है उनके बारे में सर, आपका बचपन से लेके जवानी तक? सर ऐसा है कि मेरा छोटा भाई जिसका नाम अरुण सिंह जसरोटिया है और प्यार से हम उसे हैप्पी कहते थे घर पे, और जी। उसी तरह से वो बड़ा ही हंसमुख और अपनी क्लास में काफ़ी टॉप आता रहा है। जी। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, जी। गेम्स में बहुत अच्छा था। जी। और स्कूल लेवल से ही, जैसे कि हम लोग मेरे पिताजी फौज में होने के कारण हम सेंट्रल स्कूल्स में ही, केंद्रीय विद्यालय में ही अपनी शिक्षा सारी प्राप्त की है। जी। और उस हिसाब से वो अपना, उसका आर्मी बैकग्राउंड होने के कारण उसका इंटरेस्ट भी काफ़ी आर्मी की तरफ, रुझान काफ़ी था उसका। जी। और जिसकी वजह से उन्होंने अपने अपने समय में फर्स्ट अटेम्प्ट नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्ज़ाम दिया था, उसमें वो सक्सेसफुल हो गए थे। और एसएसबी क्लियर करके उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर ली थी 1984 में। जी। तो सर, बड़े बेटे आप थे, छोटे वो थे, आर्मी में वो चले गए, पिताजी भी आर्मी में, तो आपको लगा था कहीं कि आपको भी आर्मी में जाना, जी, या जी। ट्राई किया हो? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी ट्राई करता रहा था, लेकिन मैं उस टाइम इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका। मेरा एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, जी। जबकि मेरे भाई का हो गया था। हम एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि हम दोनों ने ही मिलके पेपर दिए थे। मेरा सेकंड थर्ड अटेम्प्ट था शायद, जी। और उसका फर्स्ट था, और वो हुँ। निकल गया था। हुँ। और वो पढ़ाई में मुझसे ज़्यादा बेटर था। पढ़ाई में भी अच्छा था, गेम्स में भी अच्छा था, हर फील्ड में वो मुझसे बेटर था, तो नेचुरली उसका सिलेक्शन हो गया। हुँ। और जिसकी वजह से उसने अपने नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाके अपना अच्छा कोर्स पूरा किया। तो स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में उनका जो फ्रेंड सर्कल था, वो किस तरह का था? वो, क्योंकि घर में भी अक्सर फ्रेंड्स आते होंगे उनके, जब वो यहाँ पे स्कूल में थे या कॉलेज में थे। उस टाइम कैसा फ्रेंड सर्कल था?
देखिए ऐसा था कि स्कूल क्योंकि वो उस समय 11th क्लास करने के बाद एनडीए में चले जाते थे, जबकि आजकल 12th के बाद, 12th जी। के बाद हो गया है। हुँ, तो 11th क्लास के अंदर उनका स्कूल का जो हमारा जो जिस कॉलोनी में हम लोग रहते थे, हमारा जो मोस्टली फ्रेंड सर्कल जो था, जी, वो एक ही स्कूल के बच्चों का ही था बेसिकली। बिल्कुल। तो इस करके बहुत अच्छा था। और हुँ, इस जैसे कि आजकल के ज़माने में ये नेट और मोबाइल और ये सब चीज़ें नहीं थी, हुँ, फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा था। ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। किताबों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, नॉवेल्स, मैगज़ीन्स और इंटरैक्शन और डिस्कशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था। जी, जिससे क्या होता था कि बच्चे की पर्सनैलिटी एक अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है। जी, जी, मैं जी। आज के बच्चों को भी यही कहूँगा कि ज़्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज़ ग्राउंड में, में ज़्यादा हाँ, जाएँ बच्चे। ग्राउंड में ज़्यादा जाएँ। और अवेयरनेस तो ख़ैर आजकल के बच्चों को ज़्यादा है, हमारे ज़माने में इतना पता नहीं इतना होता था नहीं कि था। व्हाट इज़ एनडीए, एनडीए में क्या होता है। जी, जस्ट कि एग्ज़ाम है कि भई देना है तो चले जाओ और दे दो। जी, इस हिसाब से वो उत्तीर्ण हो गया जी। वैसे अपने हिसाब जैसा से। कि आपने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड आर्मी आर्मी जी, का जी। था सारा ही। तो पिताजी की इतनी लंबी जॉब के बाद, इतनी लंबी आर्मी की सेवा के बाद, कहीं न कहीं ये नहीं लगा कि नहीं यार हैप्पी को रहने देते हैं, आर्मी में नहीं भेजते हैं, जबकि उसका इंटरेस्ट था, फैमिली में कोई ऐसी डिस्कशन हुई हो? सर ऐसा था कि मेरा भी काफ़ी इंटरेस्ट था आर्मी में जाने के लिए। जी, तो 84 में क्या हुआ कि मैं 12th करने के बाद मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का ऑफ़र आ गया और इसको नेशनल डिफेंस अकेडमी का। तो हम जी। लोग टेबल पे बैठे बात कर रहे थे, तो बात यही निकली कि यार मुझे उस तरफ जाना चाहिए था कि आप क्यों सिंस यू आर वेल अपनी क्लास में अच्छी तरह से अच्छी टॉप तरह करते थे, बिल्कुल, तो यू शुड हैव गॉन टू इंजीनियरिंग साइड। इंजीनियरिंग साइड। बट दिस इज़ ऑल फेट, इट इज़ ऑल अबाउट फेट। जी, तो जैसा था उसने खैर अभी मैं तो यही कहूँगा कि जो इंसान चाहे जिस लाइन में भी चला जाए, अगर हुँ, उसी में उत्तीर्णता हासिल कर ले, हुँ। सो दैट इज़ सक्सेस उसमें हो सक्सेस जाए उसमें तो हो जाए अच्छी तो वो बात है। ठीक ही है उसी जी, हिसाब से। तो जब शहीद हुए तो 26 साल जैसे आपने बताया जी, कि जी, जी। उम्र रही जी, होगी, जी। तो वो उम्र जो है शादी की रहती है, जी, अगर जी, वेल जी। सेटल्ड बिल्कुल, बच्चा है, तो उस समय होता है कि भाई अब इसकी शादी कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तब क्या माहौल था? कोई बातचीत चल रही थी कुछ? सर ऐसा था कि एनडीए के बाद जैसे आईएमए में जाके उन्होंने जब अपना कमीशन हासिल किया 88 में, हुँ, और उसके बाद उनको जो इन्फेंट्री बटालियन मिली 8 बिहार। जी, तो अब 8 बिहार मिलने के बाद इन्होंने जब देखा कि ऑल अराउंड क्या कहते हैं आर्मी के अंदर जो एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट है हुँ, जो कि पैरा कमांडोज की है, हुँ, उसकी तरफ इनका रुझान हो गया। हुँ, और वो ऐसे रुझान हो गया कि उस समय मेरे पिताजी की पोस्टिंग उधमपुर में थी, जी, जबकि 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस जो है जो इनकी प्रेजेंट यूनिट थी, वो उधर ही स्टेशनड है, परमानेंटली स्टेशनड है। जी, जो कि हिली टेरेन वाले टेरेन के जॉब्स करने के लिए वो फेमस है इंडियन फेमस आर्मी है। जी, सो वहाँ के ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, ये हुआ जब उसने एक्चुअली प्रैक्टिकली जाके वहाँ पे देखा। हुँ, देन ही सेड कि यार दिस इज द प्लेस वेयर आई वांट टू गो। हुँ, देन और आर्मी में ऐसा है कि प्रोबेशन पीरियड के लिए आप अप्लाई प्रोबेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ही अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल फ्रॉम हिज यूनिट एंड जी, अकॉर्डिंगली उसको वहाँ पे प्रोबेशन किया उसने, जो कि बहुत सख्त प्रोबेशन होता है पैराज में जाने के लिए। बिल्कुल और सही। जो बहुत और वो सक्सेसफुल हो गया हुँ, एंड दैट्स हाउ ही गॉट इनटू द 9 पैराज आफ्टर 2 years ऑफ सर्विस और समथिंग, उसके जी। बाद उसको मिल गया। तो वो दिन जब आपको पता चला कि कुछ हुआ ऐसा, क्योंकि परिवार में जब इनडायरेक्टली मैसेज देती है आर्मी, डायरेक्ट नहीं बता देती, उस दिन एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ था और आप तक इंफॉर्मेशन, घर तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची थी? सर ऐसा था उस टाइम मेरे फादर और मदर ही घर पे थे। जी, मैं एक प्राइवेट जॉब में था उस समय, महाराष्ट्र में था, वहाँ जॉब करता था। जी, तो मुझे तो फ़ोन आया फादर साहब का कि ऐसे ऐसे करके बेटे को गोली लग गई है, हुँ, तो आप जल्दी से जल्दी घर आ जाइए। इन इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसा था कि इनके एक ऑफिसर और एक जवान, स्पेशल डिटेल किया था उन्होंने, वो हमारे घर रात को पहुँचे थे करीब 1 डेढ़ बजे के बाद। हुँ, उन्होंने इन्फॉर्म करके आके पर्सनली हमारे परिवार में आए थे। उन्होंने हुँ, बताया कि अरुण को थोड़ी-सी चोट लग चोट गई लगी। है, तो आप थोड़ा तैयारी तैयार कर लीजिए, हम आपको साथ लेके जाना चाहते हैं। हुँ, और उस टाइम जब चोट लग गई थी, तो ही वाज़ इवैक्यूएटेड टू श्रीनगर मिलिट्री हॉस्पिटल, हुँ, तो वहाँ पे। तो अकॉर्डिंगली फिर मेरे फादर उनके साथ वहाँ निकल पर पड़े गए। थे श्रीनगर में। और उस टाइम तो हवाई जहाज़ का नहीं था इतना, हुँ, तो बाई 1-2 कॉनवॉय ब्रेक करते-करते 1-2 दिन के बाद वहाँ पहुँच गए। जी। तो एग्जैक्टली उस दिन क्या तारीख थी और वहां पे फील्ड में हुआ क्या था? सर ऐसा था कि जिस जिस तरह से जो 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस है, इनको इनके इनके बड़े ही कोवेटेड ऑपरेशंस होते हैं। जी, और उस ज़माने में 95 की बात है, हुँ, उस टाइम लश्कर ए तौबा का ज़्यादा
जो जोर था, फॉरेन जोर था, मर्सनरीज बिल्कुल। थे, अफगानिस्तानी थे बीच में और ये सब मिले हुए थे। हुँ, उस टाइम अभी नया नया ही मतलब इसका था, जबकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, नहीं हमें भी खुद पता नहीं था। हुँ, हमें ये भी, हम अपने परिवार में ये भी, हम भी आर्मी बैकग्राउंड से थे, लेकिन हमें इतना भी मान पता नहीं था कि 9 पैरा वाले करते क्या है, ना करते ही उसने कभी घर में जॉब क्या आगे कभी रहती है जॉब उनकी? क्या रहती है और क्या, इट इज सपोज टू बी अ वेरी सीक्रेट काइंड सीक्रेट, ऑफ थिंग्स, यस। जो कि घर में कभी उसने डिस्कस नहीं किया ऐसा। हुँ, ना हुँ, हमें, हमें तो ऐसे लगा यार ठीक है, जाते हैं ऑफिस, आते हैं जाते हैं, वैसे काम चल रहा है। जी, जी, तो ऐसा नहीं था। जी। तो 15 इनकी 3 टीम्स वर मेड, जो इनके पास एक सीआईडी की जो गुप्त सूचना मिलती है इनके हुँ, पास, उसके अकॉर्डिंगली इन्हें पता लगा था कि लोलाब वैली में वहाँ पे कुछ उग्रवादी गुफाओं में छुपे छुपे हुए हैं, मतलब हुँ, हुँ, दे डिडंट नो वेयर एग्जैक्टली द लोकेशन। यस। लेकिन वो 3 टीम्स फॉर्मेशन हुई। हुँ, उसमें एक मेजर सुधीर वालिया है, जो बाद में उनको भी अशोक चक्रा मिला है। जी, जी, जी। ही वाज इन वन टीम, कैप्टन अरुण जसरोटिया एक टीम में थे और एक और ऑफिसर दूसरी टीम में था, जो कि 10-15 की इनकी ग्रुप के साथ ये लोग गए। गए। हुँ, और पूरी रात पहाड़ी की चढ़ाई करते रहे। 3000 मीटर की ऊंचाई की एक लोलाब की पहाड़ी थी। जब इनको अंदेजा हुआ कि वहाँ पे हैं सारे, हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, पूरी रात चलते चलते और इतने घने जंगलों में, और जब फर्स्ट लाइट निकलती है अर्ली मॉर्निंग की हुँ, फर्स्ट लाइट, हुँ, हुँ, तो वहाँ पे जाके इसकी इन्होंने टीम ने, इनको अंदेशा हुआ कि यहाँ पे कुछ उग्रवादी हैं। हैं। और वहाँ पे इनकी फिर मुठभेड़ शुरू होगी। एक सेंट्री, जैसे सेंट्री टाइप होता है जो इनका फर्स्ट फर्स्ट होता है, हुँ, उसकी गोली वोली चली। और इनका इनका जो कमांडो ऑपरेशन होता है बेसिकली एक बडीज की शेप में होता है, जी, यानी कि दे आर इन अ फॉर्मेशन ऑफ 2 पीपल एट अ टाइम। ओके। तो दोनों को साथ साथ चलना होता है और साथ साथ तो करके, और फिर अपने लोगों को कुछ ऐसी सिचुएशन, लड़ाई के दौरान कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि ये कंप्लीटली इसके इनके जो इसके ग्रुप के जो 15 आदमी थे या जो भी इनके साथ थे, जी, दे वर टोटली एक्सपोज्ड मतलब टू द, सामने आ गए वो एकदम से। एक्सपोज हो गए उनकी फायरिंग की रेंज के हुँ, अंदर। सो ही हैड टू मेक अ क्विक डिसीजन हाउ टू सेव हिज पीपल, हाउ टू सेव हिज मैन, अब करना क्या है करना आगे? क्या है। और उसके लिए उसने बड़ा फड़क डिसीजन लिया और हुँ, एकदम गुफा की तरफ ही अपने आप को मूव गोली कर गोली दिया वहाँ चलाते हुए मूव पे। कर ओके। दिया। सो अकॉर्डिंगली ही किल्ड फ्यू मर्सनरीज जो सामने आए। हुँ, उसके बाद एक ने इसको पीछे से पकड़ के दबोच लिया, हुँ, क्योंकि बहुत ही नज़दीक पहुंच के थे, जिसमें आमने-सामने हो फायरिंग गए फायरिंग का बिल्कुल। चांस नहीं था। हुँ, तो दबोच लिया उसने अपने। फिर गुत्था मुत्था की थोड़ी लड़ाई हुई, जिसकी वजह से उसने अपने कमांडो चाकू से निकाल के उसको वहीं पे ढेर किया। ओके। और सिमिलरली फिर वो अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अंदर चले गए, और जितने भी थे मिलिटेंट्स अंदर मिलिटेंट से, सबको मारा। उनको सबको मार दिया गया। एंड उसकी इसकी वजह से क्या हुआ कि मार दिया, और इसको भी, इनको भी गोली लगी, एक हुँ, इधर पेट में लगी और एक छात इधर साइड से चीरती हुई पीछे रीढ़ की हड्डी को ओह! टच करती हुई निकल गई, हुँ, जिसकी वजह से ये गिर गए वहाँ पे। हुँ, इतनी देर में दूसरी रीइंफोर्समेंट, दूसरी टीम भी आ गई मौके पे, हुँ, और इनको फटाफट वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। हुँ, एंड दैट टाइम ही वाज ऑलमोस्ट डेड। हुँ, और इवैक्यूएट करके इनको श्रीनगर हॉस्पिटल में ले ठीक है। आए। एंड उस टाइम भी थोड़ा थोड़ा मर्मरिंग, फिर जब होश आया तो बस यही बात से बाद में मुझे पता चला अपने साथियों से, वो जो एमएच वाले थे उन्होंने बताया कि बस यही कह रहा था, इनको जाने मत दो, इनको रोक लो, इनको पकड़ो, इनको मारो, भागने ना दो। मतलब दिमाग में वही सब दिमाग चल में रहा वही था। सब चल रहा था उस समय भी। हुँ, उसको ये नहीं थी कि मुझे सर मुझे यहाँ चोट गोली लगी है लग कि गई है मैं या कहाँ वहाँ हूँ? लगी है कि मैं कहाँ हूँ। हुँ, एंड ही वाज टोटली डेडिकेटेड टू हिज वर्क। यस, एंड इस ऑपरेशन से पहले भी उसका एक एक डेढ़ साल पहले का एक ऑपरेशन हुआ था, वो भी कश्मीर वैली में ही हुआ था, हुँ, जिसकी वजह से इसको सेना मेडल मिला था। हुँ, वो भी किसी, जैसे पता लग जाता है कि फलाने विलेज में फलाने घरों में लोग छुपे छुपे हैं या होके वहाँ पर बैठे हैं। मिलिटेंट हैं। उनको पूरी रात इन्होंने ट्रैक किया, और एक नाले के बीच में से निकलते हुए बड़ा ऐसे रास्ते से जिससे वो ट्रैक पता ना लग पाए कि आर्मी इनके पीछे है, हुँ, वहाँ भी इसने 2 मिलिटेंट्स मारे थे, जिसकी वजह से इसको सेना मेडल का भी मिला था। तो सो फिर दिस वाज द ऑपरेशन। शहीद कब हुए मतलब शहीद ऐसा हुआ कि 15 को जैसे गोली लग गई, श्रीनगर में रहे हम हुँ, लोग उतनी देर में। मेरे पिताजी पहुंच गए 2 दिन पहुँच के गए। बाद। हुँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैं भी पीछे से श्रीनगर पहुंच गया। हुँ, तो हम डेली हॉस्पिटल जाते थे, देखते थे। ही वाज ऑन वेंटिलेटर, टोटली टोटली ऑन द सपोर्ट। हुँ, एंड हिज आईज वर ओपन एंड हुँ, ही वाज अनएबल टू स्पीक, लाइक कोमा कुछ like ऐसा? comas, not यस, exactly coma, but on a कुछ ventilator इस तरह stage, से। जी, slowly and slowly, since अभी श्रीनगर हॉस्पिटल में उस जमाने में इतना फैसिलिटीज़ इतनी इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो न्यूरो सर्जन और डॉक्टर से बातचीत हुई। हुँ, ये कहते कि इनका स्पाइनल का वो एमआरआई स्कैन और ये हुँ, सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा। बट इन दी अंदर ही अंदर शायद उन्हें भी मालूम था कि चोट बहुत गहरी है। गहरी लग गई है। और still he was a since he was a fighter, he was there. Then we talked to few senior officers, जी, वो हमारे कांटेक्ट में आए, जैसे फादर में इट वाज रिक्वेस्टेड
कि भई इनको यहाँ तो फैसिलिटी नहीं है, तो दिल्ली आरआर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। अब शिफ्टिंग सच अ पेशेंट वाज़ आल्सो अ प्रॉब्लम। इट वाज़ अ डिफिकल्ट, उनके पास नहीं था, बट फिर भी वन ऑफ द न्यूरोसर्जन, इट केम टू नो लेटर ऑन कि एक न्यूरोसर्जन जो कि दिल्ली में थे, जिन्होंने ये सब करना था, वो उस समय अपनी छुट्टी पे जा रहे थे। उनको रेलवे स्टेशन से रुकवाया गया। आर्मी ने देखो इतना किया, उसको उनकी छुट्टी कैंसल की गई। अच्छा। एक स्पेशल चॉपर का इंतज़ाम किया गया, एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो फोल्डेबल होता है, जो कि आपका जो कि चॉपर में जा सकता जा है, सकता है। उसके अंदर इसको शिफ्ट किया गया। ओके। शिफ्ट करके और साइमल्टेनियसली हम दोनों को भी टिकट्स करवा के हाँ। फ्रॉम श्रीनगर इन अ प्राइवेट दिस थिंग, एंड वी आल्सो लैंडेड बैक टू आरआर हॉस्पिटल। ओके। तो वहाँ जाके फिर इनको कर दिया गया, पर वहाँ पे सिर्फ एक ही रात ये निकाल पाए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9:15 पे सूचना दे दी कि आप इज नो मोर। क्या डेट थी तब? उस टाइम वो 26 तारीख थी, 26 सितंबर 1995। मतलब 1995। 15 को चोट लगी थी, तो 26 को इनका इंतकाल। तो अब जो एक सवाल मैं हर एक परिवार से पूछता हूँ कि जब शहीद होते हैं तब तिरंगे में आते हैं, तमाम लीडर्स भी जी। आते हैं, तमाम अधिकारी भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सब रहती है। लेकिन उसके बाद एक सन्नाटा सा आ जाता है, सिर्फ परिवार रह जाता है और या फिर गाँव के या शहर के इक्का-दुक्का लोग रह जाते हैं जो हर साल वो प्रोग्राम करते हैं या उनको याद करते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि सरकारों को करना क्या चाहिए? देखो ऐसा है कि जिस समय इनका शहीदी हुई थी, जैसे 1995 के टाइम, उस टाइम बहुत कम अवेयरनेस थी पब्लिक में। हुँ, 99 में जब करगिल वॉर हुआ है, हुँ, करगिल वॉर के बाद सरकार भी जागी है, पब्लिक भी पब्लिक जागी भी है, जागी और है। सबको अवेयरनेस हुई है। और हुँ, उस टाइम जो जो शहीदी के जो बेनिफिट्स हैं, या जो शहीदी परिवारों को जो मिलने हैं, मॉनेटरी अलाउंसेस या अदर बेनिफिट्स, वो बहुत मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हुए हैं। हुँ, हुँ, लेकिन जिस समय इनकी शहीदी हुई थी, उस समय बहुत कम अवेयरनेस थी। लेकिन फिर भी हम तो ये नहीं, आर्मी वालों ने तिरंगे में लिपेट के बाई चॉपर एयरफोर्स हुँ, स्टेशन में पहुंचे थे। हुँ, वहाँ से जो लोकल यहाँ की यूनिट्स हैं, वो हुँ, सब ने मार्च करके हमारे घर पे आए थे। हुँ, यहाँ से फिर उसको तिरंगे में ही लेकर हम अपना उनका अंतिम संस्कार किया था। हुँ, सलामी मिली थी, सब हुँ, कुछ मिला था, पूरा शहीदी परिवार उससे हुआ था। हुँ, ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं हुँ, हुआ, सब कुछ ठीक ही हुआ था हुँ, उनके साथ। और अभी अभी इतने समय के बाद नेचुरली, क्योंकि एक तो जो श्रीनगर में इस तरह की जो गतिविधियां चलती रही हैं उग्रवादियों के साथ, और हुँ, हमारे बहुत से जवान, बहुत से बिल्कुल। ऑफिसर्स, बहुत सी फैमिलीज शहीद हुई हैं, तो ये एक आम पब्लिक में इस तरह का मैसेज चल गया, यार ये तो रूटीन सी काम है वो आर्मी आम का, हो ऐसा गई है आम बात। हो गई ये बात। जिसकी वजह से मैं तो यही समझता हूँ, जिसकी वजह से उनके परिवारों की तरफ वो जो संवेदना रहनी चाहिए, वो वो अब है खत्म नहीं, हो गई जो है आम रिस्पेक्ट पब्लिक होनी में। चाहिए वो जो है नहीं। रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो अब तकरीबन खत्म ही है। अब वो कहते हैं यार ये खुद जाने, अपना देखें, अपना देखें, अब इनको क्या क्या कर हुँ। सकते तो हैं। जी। सरकारें भी तो कहीं न कहीं फ़ेल हुई हैं, वो भी तो कुछ करवा नहीं पा रही हैं। ऐसे आर्मी याद रखती है अपने जी, जी। जवानों को, अपने ऑफ़िसर्स को, रेजिमेंट्स जो हैं वो याद रखती हैं। लेकिन जो नुमाइंदे हैं, जो बड़े-बड़े वादे कर जाते हैं, जैसे कि अब एक सवाल ये भी है कि जो गेट्स बने हुए हैं अरुण जी के नाम पे भी बना हुआ है, स्मारक बने हैं, उनकी रख-रखाव कौन है? फैमिली ही करे तो करे, बाहर से कोई प्रशासन की किसी की कोई ड्यूटी नहीं है कि उनको रख-रखाव किया जाए। गुरदासपुर में भी यही पिछली बार जो हमने एपिसोड किया, उसमें भी उनका परिवार का यही कहना था कि कूड़े के ढेर लग जाते हैं गेट के किनारे, जहाँ पे गेट बने हुए हैं। तो उस एंड एंड पे मैं बोल रहा हूँ कि किस तरह से होना चाहिए? सरकारों को किस तरह से अवेयरनेस रखनी चाहिए इस मामले में? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही सही बात है। हमारे यहाँ भी अरुण सिंह का गेट सुजानपुर में ही लगा हुआ है, हुँ, और साथ में एक स्मारक भी बनाया है, जिसके नाम से ये एरिया को अरुण नगर कहा अरुणनगर जाता है। हाँ, जी, तो वो सब हम खुद ही जब कुछ करें तो करें, करें। अदरवाइज़ सरकार की तरफ से उसकी नहीं की जाती है। हुँ, जो कि एक करना चाहिए, एक स्मारक को हुँ, करना चाहिए। इतना बड़ा शहर है, इतने कुछ कुछ लोग यहाँ पे अगर शहीद हुए हैं, हुँ, कुछ जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, तो उनके लिए भी इनको ऑब्वियसली करना ही चाहिए। हुँ, ऑल्दो ऑल्दो गवर्नमेंट ने तो क्या कहते हैं, आर्मी ने तो इनका शहीद गेट एक बहुत अच्छा आर्मी हुँ, सब एरिया में बनाया बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल। कुछ टैंक चौक पे इन्होंने बुत भी बनाया है। आर्मी की तरफ से कोई इतना कोई कमी नहीं प्रॉब्लम है। नहीं है, वो हुँ, बहुत अच्छा करते हैं जब भी रिक्वायर्ड होता है। सिमिलरली इनकी यूनिट से भी जब भी उनका क्या कहते हैं रेजिंग डे होता है, हमें हुँ, स्पेशल बुलाया जाता है, गाड़ी भेजी जाती है और अटेंड करने के लिए बुलाया जाता है, और वहाँ पे शहीदों का सबसे पहले वो फंक्शन ही होता है, उन्हीं का होता है, उसके बिल्कुल। बाद ही बाकी की कार्रवाई होती है। हुँ, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से तो वाकई हुँ, प्रॉब्लम तो है ही, नाउमीदी है। ना जी। प्रॉब्लम सर तो है। आखिरी सवाल मेरा, फैमिली बैकग्राउंड सारा आर्मी का और इतनी कम उम्र में शहादत। अगला कोई बच्चा अगर आपकी फैमिली में कहेगा कि नहीं मुझे आर्मी में जाना है,
तो किस तरह का आपका रहेगा कि भेजोगे या फिर रहने देंगे कि नहीं बहुत हो गई आर्मी की सेवा? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भेजेंगे क्योंकि अभी तो आर्मी जिस तरह से टेक्नोलॉजी वाइज़ और इस तरह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है उसकी। ऐसा नहीं है कि अभी वो वाला ज़माना ख़त्म हो जाएगा कि जंगलों में चलते रहो, घूमते रहो। अभी मैन तो टू मैन मैन वाला टू काम मैन वाला काम बहुत ख़त्म कम हो है। रहा है। और इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि पहले तो फ़ौज में क्या होता था यार, जो पढ़ा लिखा इतना नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, थोड़ा फिज़िकली ठीक है, चल भई आर्मी में चल जा। आजकल ऐसा नहीं है, आप एनडीए का ट्राई देख करके देखो, एग्ज़ाम करके देखो, बहुत से एक तो पास स्मार्ट नहीं होता है, बॉडीज चाहिए बहुत उनको अब। स्मार्ट चाहिए हर तरह से। ही शुड बी एक्टिव इन ईच एंड एवरी फील्ड, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। इतना आसान नहीं है आजकल इसमें जाना। और मैं तो कहूँगा कि जाना चाहिए, बहुत अच्छा है उसका, बहुत बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। नहीं मतलब मैं मेरा सवाल ये था कि कहीं डर या मलाल कि नहीं नहीं, हमने नहीं, एक नहीं, ऐसा एक कुछ बेटा नहीं। खोया है तो अगला बेटा क्यों भेजें, रहने देते हैं, कहीं प्राइवेट में जॉब करवाते हैं, उस एंगल से बात नहीं, कर नहीं, रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को खैर कुछ कुछ बच्चों को तो अंदर से भी आवाज़ आती है, हूँ। और ऐसा हमारी तरफ से तो कुछ ना नहीं आप है। रोकोगे नहीं नहीं, अगर नहीं, किसी नहीं, बच्चे ने नहीं, कह दिया बिल्कुल नहीं, आपके घर बिल्कुल के नहीं, किसी बिल्कुल, बच्चे ने? बिल्कुल नहीं। सर आर्मी में किस तरह से था उनका, कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाली थी कुछ आगे, या फिर किस तरह का उनका था कि मैंने किस तरह से सर्व करना है? देखिए, ऐसा था कि जैसे ही उन्होंने 9 पैरा को जॉइन किया था, उसके उस 9 पैरा का बेसिकली जो स्पेशल फोर्सेस का है, उन्होंने कुछ ट्रेनिंग्स भी अपनी की थी। हुँ, डीप सी डाइविंग ट्रेनिंग कोर्स किया था एक, हुँ, एक यूएस स्पेशल फोर्सेस के साथ नाहान में अंडर हुँ, वाटर कोर्स किया था। हुँ, और उसके अलावा इनको क्या कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिली थी हुँ, कि भई एज़ अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस टाइम जनरल चौधरी थे, शंकर राय चौधरी। जी, उनका एज़ एडीसी सिक्योरिटी जाने के लिए इनका सिलेक्शन हो गया था। हुँ, लेकिन इन्होंने ये कहकर अपना रिफ्यूज़ कर दिया कि भई मेरी ज़रूरत इस वक़्त श्रीनगर में ज़्यादा है, हुँ। और ये वाले काम में मैं ज़्यादा बहुत बड़ी फिट रहूँगा। अपॉर्चुनिटी थी ये तो कि बिल्कुल। ऑफिस में बैठ के सिटिंग जॉब जी, करें। जी, जी, जी। जी, ऑफ़िस में बैठकर, और दिल्ली जैसी जगह दिल्ली, में, और देश जिससे को कमांड किया जाए। देश देश के और कितने सारे उनके कॉन्टैक्ट्स में आ जाने की बात थी हुँ, ऑफिस में, हुँ, जो कि उसने प्रेफर नहीं किया। और जो इनके साथ का जो सेकंड लड़का सिलेक्ट हुआ था, वो भी 9 पैरा से ही था। हुँ, और ऐसी बात भी हुई थी कि बाद में पता चला कि वो लड़का दिल्ली को ही बिलोंग करता था, अच्छा, अच्छा। कैप्टन। और उसने कहा कि यार मेरा दिल्ली है, मेरे को घर में पोस्टिंग मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, तो देख लो। तो ये सब भी करते हुए ही वाज सो लिबरल कि उसने कहा यार तुम चलो, वो तुम मैं चले यहीं जाओ। पे ठीक हूँ, हुँ, फिट हूँ। और उसके कुछ महीनों बाद ही फिर ये इंसिडेंट हो गया। जी, जी, जी। तो देखा किस तरह से उन्होंने देश की सेवा को सामने रखकर जो है वो कुर्बानी दी। तो ये तो थे शहीद सेना मेडल, अशोक चक्र और निशाने खालसा बलिदान पदक अरुण जसरोटिया की कहानी। तो अब हम सुनेंगे कि उनके बारे में शहीद सैनिक सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर विकी रविंदर विकी का क्या कहना है? जैन साथियों, आज आपने सुनी अशोक चक्र विजेता शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया की शूरवीरता की कहानी, उनके भाई की जुबानी। शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया, जिसने आज से 26 वर्ष पहले 26 सितंबर 1995 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर की लोलाब घाटी में फिदायिन आतंकियों का मुकाबला करते हुए अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया था, तथा वीरता से लड़ते हुए अपना अनुपम बलिदान दे दिया, जिनकी शूरवीरता को देखते हुए देश के तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया स्पेशल फोर्स यूनिट के वो वीर योद्धा, वो बहादुर जवान, जिसने इस ऑपरेशन से पहले भी कई बहादुरी के कारनामे किए। इससे पहले भी उन्हें उनकी वीरता को देखते हुए सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका था, और उस मौके की पंजाब सरकार ने उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें निशाने खालसा अवार्ड से भी सम्मानित किया था। सुजानपुर का जरण बांकुरा, जिसने अपना बलिदान देकर अपने शहर का ही नहीं, अपने यूनिट का ही नहीं, बल्कि अपने देश का नाम रोशन किया। कैप्टन अरुण जसरोटिया की शूरवीरता, बहादुरी देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज जिस खुली हवा में हम सब सांस ले रहे हैं,
वो आज़ादी शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया जैसे वीर योद्धाओं की अमानत है। कहते हैं यहाँ शहीदों को नमन किया जाता है, वो स्थान तीर्थ स्थान तुल्य हो जाते हैं। शहीद के घर की मिट्टी से तिलक करने से 4 धाम की यात्रा का, तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। और इन शहीदों के वो परिवार जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी दौलत जो है देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया की पूजनीय माता श्रीमती सत्या देवी जी बेटे की शहादत का गम सहन न करते हुए कुछ वर्ष पहले वो चल बसी। लेकिन आज भी वो परिवार, उनके भाई, उनकी भाभी, उनके पिताजी अपने घर के चिराग की शहादत को एक इबादत मानते हुए समाज के अन्य लोगों के लिए ये परिवार जो है प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। कहते हैं कि शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं। लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब समाज, सरकारें और देशवासी उनकी शहादत को भुला देते हैं। जैसे हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद, जो पिछले 25 वर्षों से इन शहीद परिवारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए इनकी शहादतों को ज़िंदा रखे हुए है, और जिसका एक मोटो भी है हमारी संस्था का कि मार्टायर डाइज ओनली व्हेन फॉरगॉटन एंड नेशन डाइज व्हेन फॉरगॉट देयर मार्टायर्स, कि एक शहीद कभी नहीं मरता, शहीद हमेशा अमर रहता है। लेकिन अगर सरकारें, समाज उनकी शहादत को भुला दे तो ये शहीद जो है कभी भी चैन से नहीं रह सकते। इनकी शहादत का एक अपमान होता है अगर हम इन्हें भुला दें। सो एक बार फिर मैं इस अमर योद्धा की शहादत को शत शत नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और उनके परिजनों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने अपना ऐसा शूरवीर योद्धा देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिया। और ये संकल्प लें कि जो क्षमा शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया जैसे शूरवीरों ने, रणबांकुरों ने जलाई, वो क्षमा कभी बुझने ना पाए। देशवासी, देश की भावी पीढ़ी उसमें अपनी देशभक्ति का, अपने भाईचारे का तेल उसमें डालते रहें, और वो क्षमा हमेशा प्रज्वलित रहें, और समाज, देश की भावी पीढ़ी जो है ऐसे शूरवीरों के बलिदान से प्रेरणा लेती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ज़रा याद करो कुर्बानी में शहीद कैप्टन अरुण सिंह जसरोटिया अशोक चक्र, सेना मेडल और निशान-ए खालसा बलिदान पदक उनके बड़े भाई, जिनका कहना है कि अगर कोई बच्चा आइंदा कहेगा कि मुझे जाना है आर्मी में तो इनकी तरफ से कोई रोक-टोक नहीं होगी। तो दुश्मनों को ये एक चेतावनी है कि ये परिवार हैं हिंदुस्तान की आर्मी के, जो आज भी वही हौसला रखते हैं, चाहे एक जवान बेटा इन्होंने देश पे वार दिया है। तो ये थी शहीद कैप्टन अरुण सिंह जसरोटिया की कहानी। तो अगली बार किसी और शहीद के परिवार के साथ। कैमरामैन मुनीश के साथ संजीव मल्होत्रा, TNN सुजानपुर।